हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का विज्ञान का 3rd चैप्टर यानी धातु एवं अधातु। दोस्तों, इससे पहले हमने इसका 1st चैप्टर एंड 2nd चैप्टर ऑलरेडी लेक्चर बना के अपलोड कर दिया है। अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो उन लेक्चर्स को आप पहले ज़रूर देख लें, जिससे आपको लिंक बन सके। तो दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन जैसे ही लेक्चर अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम आपके 9th क्लास की 10th क्लास का एंड जो हिंदी माध्यम के जो भी विद्यार्थी हैं उनका तो कवर कर ही रहे हैं। अगर आप डिमांड करेंगे तो इंग्लिश मीडियम का भी हम कवर करेंगे। ओके दोस्तों, सो आइए देखते हैं इस चैप्टर के अंदर हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3rd चैप्टर के अंदर धातु एवं अधातु। तो दोस्तों, अगर हम इंग्लिश में इसकी बात करें तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दोस्तों, हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऐसे मटेरियल यूज़ करते हैं जो या तो वो मेटल्स से बनी होती हैं या फिर नॉन मेटल से होती हैं या फिर वो मिक्सअप होती हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हम इसको रीड करते हैं। ओके, 9वीं कक्षा में आपने कई तथ्यों के बारे में पढ़ा होगा। आपने देखा कि किस प्रकार तथ्यों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। अपने दैनिक जीवन में धातु एवं अधातु के उपयोगों पर विचार कीजिए। आपके विचार से कौन से गुणधर्म तथ्यों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत करते हैं? किस प्रकार यह गुणधर्म इन तथ्यों के उपयोग से संबंधित हैं? हम आपके कुछ गुणधर्मों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। ओके, सो दोस्तों, अगर आपके पास बुक है तो बुक भी आप अपने सामने ओपन कर ले, और अगर बुक नहीं है तो कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसमें ध्यान दें लेक्चर में। ओके, अगर हम आगे बात करें भौतिक गुणधर्म। सो दोस्तों, अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी मटेरियल है तो उसका कुछ ना कुछ फिजिकल अपीयरेंस होता है, यानी भौतिक गुणधर्म होता है। सो उसी से हम उसको उसी क्वालिटीज से हम उसको पहचान सकते हैं कि ये धातु है या फिर अधातु है। तो अगर हम भौतिक गुणधर्म की बात करें तो हम कैसे पहचानेंगे, आइए देखते हैं। ओके, इन पदार्थों के भौतिक गुणधर्मों की तुलना करके समूहों में अलग अलग करना सबसे आसान है। इनके अध्ययन के लिए हम निम्न क्रियाकलापों की सहायता लेते हैं। अनुभाग 3.1 से 3.6 में दिए गए क्रियाकलापों के लिए निम्न धातुओं आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक तथा आसानी से मिलने वाली कुछ अन्य धातुओं के नमूने इकट्ठे कीजिए। तो दोस्तों, मैंने केमिस्ट्री के सेक्शन में जब पढ़ाया था तो मैंने आवर्त सारणी पढ़ाया था। उसमें जो बोला था कि लगभग 30 तत्व तक, 30 एलिमेंट तक आप जरूर याद कर लें, हाइड्रोजन से लेके जिंक तक 30 तक, क्योंकि वो आपके पूरे लगभग आपके 9th क्लास से मिलने लगता है। तो 9th 10th 11th आपकी पूरी जो भी आप स्कूलिंग करेंगे या फिर ग्रेजुएशन करेंगे, साइंस बैकग्राउंड से रहेंगे तो आपको हमेशा काम आएगा, तो आप उसको ज़रूर याद कर लें। ओके दोस्तों, मैं प्रीवियस लेक्चर में भी उसको याद करने के लिए तरीका भी बताया हूँ, तो आप उनको भी प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे तो आपको बहुत ही ईजिली याद हो जाएगा। ओके दोस्तों, सो फर्स्ट क्रियाकलाप की बात करें, एक्टिविटी की बात करें तो 3.1 का आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के नमूने लीजिए। प्रत्येक नमूना कैसा दिखाई देता है उस पर ध्यान दीजिए। तो अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन क्या होता है, Fe। ओके, कॉपर की बात करें क्या होता है, Cu। ओके, एल्युमिनियम की बात करें तो Al होता है, और मैग्नीशियम की बात करें तो Mg होता है। तो दोस्तों, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि इनके केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। ओके, रेगमाल से रगड़कर प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करके उसके स्वरूप पर फिर ध्यान दीजिए। तो क्या बोल रहे हैं कि हम क्या लें, यहाँ पे कोई भी एक मेटल ले लेते हैं, क्या, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम में से किसी को भी एक ले लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसमें रेसे वाला जो भी कपड़ा होता है रेगमाल से उसको क्या करें, हम रगड़ के उसको साफ करें और उसमें फिर देखते हैं कि क्या उसमें क्या चेंजेस दिखाई देता है। ओके, तो अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह
चमकदार होती है। तो दोस्तों एक पॉइंट यहाँ पे क्या मिलता है कि धातु की अगर हम बात करें तो क्या होती है, चमकदार होती है। ओके, धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये धात्विक चमक कहते हैं। अगर धातु में ये गुणधर्म पाया जाता है तो पहली बात तो वो धातु होगी क्योंकि वो साइन करता है। ओके, तो क्या होगा, धात्विक चमक बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्रियाकलाप से हम क्या समझते हैं, क्रियाकलाप 3.2, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम का एक छोटा टुकड़ा लीजिए। इन धातुओं को तेज धार वाले चाकू से काटने का प्रयास कीजिए तथा अपने प्रेक्षणों को लिखिए। चिमटे से सोडियम धातु का एक टुकड़ा पकड़िए। सावधानी से सोडियम धातु का उपयोग करते समय हमेशा सावधान रहें। फिल्टर पेपर के बीच दबाकर इसे सुखा लें। बाज ग्लास पर रखकर इसे चाकू से काटने का प्रयास कीजिए। तो फिर हम क्या देखते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं कि हम एक कोई भी मेटल ले लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, चाकू से धारदार चाकू से हम उसको कट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो हम क्या देखते हैं कि वो बहुत ही कठोर होती है, मतलब वो इजीली कट नहीं पाती या फिर वो कट ही नहीं पाती। तो क्या हमें क्या पता चलता है कि धातु क्या होती है, ये बहुत ही कठोर होती है। और दोस्तों सोडियम क्या होता है, अत्यधिक क्रियाशील होता है। तो सोडियम अभी हम आगे पढ़ेंगे कि सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, इसको हम आगे अभी समझेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि धातु सामान्यतः धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। ओके, ये भी एक पॉइंट हमें मिल गया। पहला पॉइंट क्या था, धात्विक चमक होती है धातुओं में, और क्या होता है दूसरा पॉइंट क्या है, कठोर होती है। ओके, थर्ड क्रियाकलाप से हम समझते हैं 3.3 से, आयरन, जिंक, लेड तथा कॉपर के टुकड़े लीजिए। तो आयरन हम जानते हैं Fe, जिंक Zn। ओके, लेड क्या होता है, Pb होता है इसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, और कॉपर Cu। ओके, किसी एक धातु को लोहे के ब्लॉक खंड पर रखकर 4-5 बार हथौड़े से प्रहार कीजिए। आपने क्या देखा, अन्य धातुओं के साथ भी यही क्रिया कीजिए। इन धातुओं के आकार में हुए परिवर्तन को लिखिए। दोस्तों हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं और इस क्रियाकलाप से भी हम ये देखते हैं कि जब भी हम कोई मेटल होती है तो मेटल को हम क्या करते हैं, अगर हम उसको हैमर से हम उसको क्या करते हैं, उसमें चोट करते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से उसमें हिट करते हैं। तो क्या देखते हैं कि वो जो मेटल होता है वो मेटल क्या होने लगती है, फैलने लगती है, मतलब उसमें खिंचाव आने लगता है, मतलब वो क्या होने लगती है, वो कन्वर्ट होने लगती है पतली सी चादर में या फिर पतले से तार में। तो मेटल में हम क्या देखते हैं कि जब भी हम उसमें आघात वर्ध करते हैं, मतलब क्या कि हम उसमें हिट करते हैं किससे, हथौड़े से, तो हम क्या देखते हैं कि वो फैलने लगती है। तो हम यहाँ पे क्या क्रियाकलाप से हमें क्या पता चलता है कि धातुएं क्या होती हैं, आघात वर्धिता शो करती है, मतलब उसमें क्या होती है, खिंचाव होती है। ओके, ठीक, तो ये भी हमें एक पॉइंट मिल गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्रियाकलाप से 3.4 से, उन धातुओं की सूची बनाइए जिसके तार आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। तो हम अपने दैनिक जीवन में क्या देखते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घर में कॉपर के तार भी यूज़ होते हैं, एल्युमिनियम के तार यूज़ होते हैं। तो ये कैसे बनते हैं, ये एक मटेरियल होता है, तो इसको हम कैसे तार के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि तन्यता की इसमें क्वालिटी शो करती है, मतलब धातु क्या होते हैं, इसको मतलब इसको खींचकर एक पतले से तार में कन्वर्ट किया जा सकता है, किसको, मेटल को। सो दोस्तों नॉन मेटल को हम ऐसा नहीं कर सकते, मेटल को लेकिन हम इसको ऐसा खींच के तार के फॉर्म में, वायर के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसको पढ़ना जरूरी है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सो दोस्तों आपने देखा कि मेटल की क्वालिटी क्या होती है, तन्यता होती है, मतलब उसमें एक्सटेंड की क्वालिटी होती है, मतलब हम उसको क्या कर सकते हैं कि उसको खींचकर एक तार के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों इन सारी पॉइंट्स से हमें क्या समझ आता है, मेटल्स के बारे में कुछ हमें पॉइंट्स मिलते हैं। सो दोस्तों इन दोनों के डिफरेंस को भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि यहीं पे समझना बहुत ज़रूरी होता है और आपको ये क्वेश्चन में भी, आपके पेपर में भी आता है। धातु अधातुओं में सिमिलरिटीज आता है या फिर अंतर आता है, तो इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप हो सके तो आप इसका नोट डाउन भी करते चले। ओके, सो दोस्तों मैंने इसको हैंड रिटन में अपने लिखा है, सो आई होप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट हम क्या देखते हैं कि धातुएं क्या होती हैं, चमकदार होती हैं। दोस्तों इसका नोट्स भी आप बना लें क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। धातुएं क्या होती हैं, चमकदार होती हैं, लेकिन अधातुएं क्या होती है, चमकदार नहीं होती। एक्सेप्शन देखिए दोस्तों,
एक्सेप्शन हर जगह होता है, मतलब अपवाद, अपवाद कुछ ना कुछ हर जगह होता है। मतलब क्या अपवाद मीन्स कैसा कि वो सारे क्वालिटीज़ को, अधातु या फिर धातु, वो सभी क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन कोई एक ऐसा होता है जो उस क्वालिटी को बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं करता, जबकि वो क्या होता है, धातु या फिर अधातु होगा, लेकिन उसकी क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अपवाद बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो हम क्या देखते हैं कि चमकदार नहीं होती अधातुएं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब अपवाद, आयोडीन, आयोडीन क्या होते हैं, अधातु तो होती है लेकिन वो फिर भी चमकदार होती है। ओके, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, आघात वर्ध एवं तन्य होती हैं। तो क्या देखते हैं हम, वही जो हम हैमर से उसको हिट करके उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको खींच के तार बना सकते हैं, यानी तन्य होती है। ओके, लेकिन इसमें क्या होती है, अधातुओं में आघात वर्ध एवं तन्य नहीं होती है। ओके दोस्तों, अब इसमें क्या देखते हैं, धातु में गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। सो दोस्तों, गलनांक और क्वथनांक क्या है ये भी समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो गलनांक क्या होता है कि जैसे धातु जो होती है उसको हम हीट करते हैं तो बहुत जल्दी गलने लगती है, मतलब उसका गलनांक बहुत ही हाई होता है, मतलब उसको बहुत टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके दोस्तों, तो हम क्या देखते हैं कि गलनांक उसकी हाई होता है, किसका, मेटल का। मेटल को हम बहुत हीट नहीं करते फिर भी वो क्या होने लगती है, गलना शुरू कर देते हैं। ओके, तो उसका गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, और वो क्या होता है, जल्दी ठंडा भी होते हैं। ओके, लेकिन अधातु में क्या होता है, गलनांक उसका बहुत ही निम्न होगा, मतलब बहुत देरी से वो उसको पिघलेगा और उसको बहुत देरी से वो ठंडा भी होगा, तो यानी क्या होता है, गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। ओके, ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। तो हम क्या देखते हैं कि जो धातु होती है, जो मेटल होता है, जैसे कॉपर का वायर होता है, एल्युमिनियम की वायर होता है, तो ये सब क्या होते हैं, विद्युत की सुचालक होती है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो किया जा सकता है। लेकिन अधातुएं जो होती है उस विद्युत की कुचालक होती है, उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। और अपवाद में क्या होता है, एक्सेप्शन में, इसमें शीशा, अब जैसे लेड, इस आता तो धातु में है लेकिन इसमें सुचालक नहीं होती, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, तो ये क्या हो जाते हैं, अपवाद। ओके दोस्तों, ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कभी कभी। ओके, यह विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन अपवाद में क्या है, ग्रेफाइट। अब हम क्या देखते हैं कि ग्रेफाइट जो है वो जैसे आपने जो पेंसिल यूज़ करते होंगे, पेंसिल की जो निब होती है उसमें क्या होता है, ग्रेफाइट होती है। तो ग्रेफाइट हम क्या देखते हैं, है तो वो अधातु, लेकिन उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। कभी आप चेक करना, आप वैसे तो आप चेक मत करना क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी, आपको करंट लग सकता है, तो हम क्या देखते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ओके दोस्तों, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अंतर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और आप अपने नोट्स में भी आप इसको राइट डाउन कर लें। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हमने उसको डिफरेंस देख लिया, उसका अंतर देख लिया। यहाँ पे वही सारी की एक्टिविटीज़ दिया हुआ, वही सारे पॉइंट्स के। तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए, यहाँ पे हम हीट करते हैं तो यहाँ पे हमें हीट महसूस होती है, यानी इसमें क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है। तो यही सारी एक्टिविटीज़ दी हुई है। एक्टिविटीज़ नहीं आती आपको, अगर आता है तो अंतर ही आएगा लिखने के लिए। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए दिया हुआ है कि विद्युत की सुचालक होती है। ओके दोस्तों, और हमने अधातु में भी पढ़ लिए, अधातु में क्या होते हैं, उसके जस्ट अपोजिट होते हैं, मतलब क्या कि वो विद्युत के कुचालक होते हैं। ओके, सो दोस्तों यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखा है, आपकी बुक में भी ये मिल जाएगा, तो आपको वहीं से याद करने की आवश्यकता, वहीं से आप याद कर लें, यहाँ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको एक्टिविटी करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं, आप क्वेश्चन आंसर से आते हैं। क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे हम अलग से इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सो दोस्तों हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव होती है, यानी क्या, लिक्विड होती है। ओके, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, यानी क्या हो, सुचालक होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। तो इन सभी हमें इसमें क्या निकालना, हमें धातु के उदाहरण को फाइंड आउट करना। ओके दोस्तों, तो हम क्या देखते हैं इसके आंसर में कि पारा जो होता है Hg क्या होता है, पारा होता है। ओके, ये पारा का फॉर्मूला होता है Hg। तो ये हम क्या देखते हैं कि कमरे के तापमान पर ये क्या होता है, ये द्रव के फॉर्म में होती है। ओके, सोडियम क्या होता है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ओके दोस्तों, किसको काटा जा सकता है, सोडियम को। नेक्स्ट, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक
क्या होती हैं, सिल्वर और चांदी। ओके, ये क्या होते हैं, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती हैं। ओके दोस्तों, ऊष्मा की कुचालक क्या होती हैं, पारा और सीसा, ये क्या होते हैं, ऊष्मा की कुचालक होती हैं। सो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आघातवर्त तथा तन्य का अर्थ बताइए। तो आघातवर्त और तन्य क्या होते हैं, धातुओं को हथौड़े से पीटकर पतली चादरों के फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब इसको पतली चादरों में हम इसको बना सकते हैं। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। और नेक्स्ट तन्य, तन्य का मतलब क्या है, इसको खींचकर पतले तार में इसको किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। सो दोस्तों आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं अपन। तो दोस्तों हमने इन क्वेश्चंस को समझ लिया, अब आगे देखते हैं क्या है। ओके, धातुओं की रासायनिक गुणधर्म। अब हम क्या देखते हैं कि जो धातु है वो रासायनिक में, मतलब उनकी केमिकल रिएक्शंस में वो क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, कैसे वो रिएक्शन करते हैं, और उसमें ऊष्मा निकलती है या फिर ऊष्मा उसमें अवशोषित होती है। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ओके, तो धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है, दहन मतलब क्या होता है कि धातुओं को अगर हम वायु में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम उसको क्या करें, हीट दें, मतलब उसको हम क्या करें, उसका टेम्परेचर में हम उसको मतलब पिघला दें, तो हम उसमें क्या देखते हैं कि प्रोडक्ट्स में क्या निकल के आता है। ओके दोस्तों, यानी हम यहाँ पे क्या समझते हैं कि धातुओं को ऑक्सीजन के साथ क्रिया में क्या हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ जो यहाँ में केमिकल रिएक्शंस दिए रहते हैं, यही आपको याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन आते हैं कि जब हम धातु को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम उसको हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये पढ़ने की ज़रूरत है। ओके, अगर हम धातु किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम उसको क्या करते हैं, दहन करते हैं, तो हमें क्या मिलते हैं, धातु के ऑक्साइड मिलते हैं। क्या मिलते हैं हमें, धातु के ऑक्साइड मिलते हैं। जैसे एग्जांपल्स में अगर हम यहाँ पे देखें, कॉपर क्या है, कॉपर क्या है, हमारी मेटल्स है, और मेटल को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन क्या है O2, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम उसे क्या करें, हीट करें, तो हमें क्या मिलता है, कॉपर का ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, कॉपर का ऑक्साइड। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये केमिकल आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ओके, इसी तरह से अब हम और देखते हैं, एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल लेते हैं। तो एल्यूमिनियम क्या होता है, Al और प्लस O2 क्या है, ऑक्सीजन, तो हम क्या देखते हैं, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड प्राप्त होता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमें, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जब हम धातु को, आपने देखा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे अभिक्रिया करता है, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो ऑक्साइड हमें प्राप्त हुआ है, तो उसको अब अगर हम किसी अम्ल से, अब अम्ल कोई भी हो सकता है, अगर हम उसको अम्ल से क्रिया कराएं तो क्या मिलता है, तो हम इसको देखते हैं। ओके, तो इसी तरह क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जो भी कॉपर ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है धातु को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब हम उसको हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉपर, मतलब कोई भी ऑक्साइड मिलता है, उस मेटल का हमें क्या मिलता है, ऑक्साइड मिलता है। तो उस ऑक्साइड को अगर हम अम्ल के प्रेजेंस में, मतलब अम्ल के साथ क्रिया कराएं, क्या कराएं, रिएक्शन कराएं, तो रिएक्शन कराएं तो हमें क्या मिलता है, तो यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे क्या दिया है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड दिया हुआ है, और यहाँ पे HCl क्या होता है, अम्ल है। ओके, इसी तरह से आप अम्ल ये भी यूज़ करते हैं, H2SO4, ये भी अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो हम अम्ल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, किसको यूज़ करें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर रिएक्शन करता है तो हमें क्या मिलता है, एल्यूमिनियम का यहाँ पे क्लोराइड मिल जाता है। मतलब क्या, एल्यूमिनियम के साथ वो रिएक्शन कर लेता है, और फिर हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि जल को क्या कर देता है, ये बाहर निकाल देता है। ओके दोस्तों, हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या करता है, किससे, क्लोरीन से क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। ओके, इस तरह से हमें देखते हैं एल्यूमिनियम का ऑक्साइड अगर हम क्षार के साथ करें तो ये क्या होता है, यहाँ पे हमने अम्ल देखा, यहाँ पे क्या है, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, क्षार है। ओके, तो दोस्तों अगर हम क्षार के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसमें भी हमें क्या, वाटर यहाँ पे निकलेगा। फिर इसमें हम क्या देखते हैं कि सोडियम एल्यूमिनेट बन जाता है, ये क्या हो जाता है, सोडियम एल्यूमिनेट बन जाता है, किसके साथ, क्षार के साथ। ओके, तो दोस्तों ये एग्जाम्पल आप याद रखना, और ये आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपको रिएक्शन लिखना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि रिएक्शन के ही मार्क्स मिलते हैं। इसी तरह से ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो एग्जाम्पल समय से और अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओके दोस्तों,
तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा नोट करके लिखा हुआ है, एनोडीकरण क्या है, एनोडाइजिंग क्या है। तो एनोडीकरण क्या होता है कि इसको हम पहले अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि जैसे कोई भी मेटल है हमारे पास, तो उसको हम क्या करते हैं, उसमें एक लेयर कोई चढ़ा देते हैं, मतलब उसमें हम कोई ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देते हैं। तो क्या होता है कि ऑक्साइड से ही तो रिएक्शन करके कुछ बनाएगा नहीं, तो क्या होता है कि हमारी जो मेटल होती है उसकी प्रोटेक्शन हो जाती है, मतलब उसकी सुरक्षा हो जाती है। तो उसको हम बहुत दिन तक हम रख सकते हैं, कहाँ, खुले वातावरण में, तो वो ख़राब नहीं होती। तो आपने अक्सर ऐसे देखा होगा, जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं, वैसे एग्जांपल ये ऑक्सीजन ऑक्साइड का नहीं है, लेकिन जैसे हम पेंट कर देते हैं, तो पेंट हम क्यों करते हैं, कभी जो मेटल का हमारे पास प्रोडक्ट होता है उसमें पेंट कर देते हैं तो वो सुरक्षित हो जाता है, मतलब वो सिक्योर हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दिया हमने, तो उसकी जो रिएक्शन होने वाले थे, जो संक्षारण होने वाला था, तो वो ख़राब होने वाला था, तो उससे क्या मिल जाती है, प्रोटेक्शन मिल जाती है। सो इसी तरह से एनोडाइजिंग क्या होता है कि जो हमारे पास एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। तो हमने क्या देखा कि मोटी ऑक्साइड की हम परत बना देते हैं, तो उसमें क्या होता है, सुरक्षा हो जाती है उसकी, ओके, एल्युमिनियम पर, ओके। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि वायु के संपर्क में आती है तो ऑक्साइड बना लेती है, एक पतली परत का निर्माण हो जाती है, ओके। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। तो हमने क्या समझा कि संक्षारण क्या होता है, जंग लग जाना, तो जंग ना लगे इसीलिए हम इसको ऐसा ये प्रोसेस करते हैं। तो एनोडाइजिंग क्या होता है, एक ऑक्साइड की परत होती है जो मेटल को किससे बचाती है, संक्षारण से बचाती है, ओके दोस्तों। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको लिख लेंगे, ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, धातुएं जब जल के साथ अपक्रिया करती है तो क्या होता है। तो जल के साथ अपक्रिया जब करती है तो ये तो क्रियाकलाप है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो रिएक्शन पूछा जाएगा, तो रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ऑपरेटर्स भी बना सकते हैं, इस तरह से आप अपना स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं फॉर्मूले के अंदर, और केमिकल फार्मूला आप लिखना बहुत ज़रूरी है, ओके। तो हम केमिकल फार्मूले को समझते हैं, ओके। सो अगर हम देखते हैं कि धातु प्लस जल, अगर जल के साथ उसको रिएक्शन कराते हैं, धातु किसकी प्रेजेंस में, मतलब किसके, H2O से हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, धातु का ऑक्साइड मिलता है, और क्या मिलता है, यहाँ पे क्या अलग हो जाता है, हाइड्रोजन यहाँ पे निकल जाता है, ओके दोस्तों। अब फिर धातु ऑक्साइड जो हमें मिला है उसको जल से फिर से रिएक्शन करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, धातु हाइड्रा ऑक्साइड। तो इसका हम क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, ओके दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, पोटेशियम क्या है, यहाँ पे हमारे पास धातु है, ओके। तो अगर हम इसको फिर देखते हैं किसकी प्रेजेंस में, लिक्विड क्या, यहाँ पे क्या है, H2O यानी वाटर, ओके। तो हम क्या देखते हैं कि पोटेशियम ऑक्साइड मिल गया, यानी क्या मिल गया, पोटेशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे H2 यहाँ पे निकल गया, हाइड्रोजन क्या हो जाता है, गैस, अब जैसे हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो गैस के फॉर्म में वो निकल जाती है, ओके दोस्तों। फिर हमें क्या देखते हैं, यहाँ पे सोडियम ले लेते हैं, तो सोडियम को भी जल के साथ करते हैं तो यहाँ पे हमें सोडियम ऑक्साइड मिल जाता है, और ये यहाँ पे क्या हो जाता है, H2 निकल जाता है, ओके दोस्तों। इसी तरह से अब हम और एग्जांपल्स ले सकते हैं, इसी तरह से कैल्शियम का भी एग्जांपल ले सकते हैं अपन, है ना। तो इसी तरह से आप कई एग्जांपल्स ले सकते हैं और इस रिएक्शन को लिख सकते हैं आपके अपने क्वेश्चन पेपर आंसर में, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अपक्रिया करती है। तो अम्ल के साथ अगर अपक्रिया करती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे क्या बात करें, सोडियम एक क्या हो जाती है, धातु हो जाती है, प्लस अगर हम बात करें यहाँ पे HCl के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, हमें यहाँ पे NaCl प्राप्त होते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या होता है, लवण होता है, ओके दोस्तों। ये क्या होता है, लवण होता है, और ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। सो दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन क्या निकल जाएगा, बाहर हो जाएगा। जैसे ये सोडियम है, किसके साथ रिएक्शन कर लिया, Cl के साथ यानी क्लोरीन के साथ, और हाइड्रोजन क्या हो गया, बाहर हो गया। सो दोस्तों हम क्या देखते हैं कि जब भी हम धातु को अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है, और हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, ओके दोस्तों। तो इस तरह से आप अपने एग्जांपल्स को लिख सकते हैं। तो दोस्तों केमिकल रिएक्शन भी लिखना जरूरी होता है, ओके दोस्तों। इसी तरह से हम आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्वा रेजिया क्या होता है, एक तरह से एक ऐसा जो मिश्रण होता है, मिश्रण मतलब एक ऐसा विलयन होता है जो दो या दो से अधिक अम्ल से मिल के बना होता है। मतलब
अब इस विलयन को हम इस विलयन की तीव्रता बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब इसकी क्षमता बढ़ जाती है किसी को गलाने की या फिर जलाने की। जैसे आपने देखा होगा कि एसिड किसी के ऊपर फेंक दिया जाता है तो एसिड जला देता है किसी भी चीज़ को। तो क्या होता है, एसिड बहुत तेज़ होता है। ओके, तो एसिड में अगर हम दो एसिड को मिला दें, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे अनुपात सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों अम्ल को अगर मिला दिया जाए तो एक ऐसा विलयन तैयार होता है जिसको हम किंग बोलते हैं। मतलब क्या, वो एक तरह से एक ऐसा विलयन होता है जो इतना ज़्यादा तीव्र हो जाता है, उसकी क्षमता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो किसी भी चीज़ को जल्दी से वो जला सकता है। एक्वारेजिया भवाक्ता द्रव होने के साथ प्रबल संचारक भी है। तो हमने क्या देखा, इसको हम क्या बोलते हैं, किंग, मतलब एक राजा जैसे जो विलयन होता है जो क्या कर देता है, इजीली किसी भी चीज़ को जला देता है। ओके दोस्तों, तो ये मैंने अपनी लैंग्वेज में आपको समझा दिया है। आप इसकी डेफिनेशन इसी तरह से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके दोस्तों, अब देखते हैं अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अपक्रिया करती है। तो इसको हम क्या देखते हैं, इसको हम रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन आपको लिखना जरूरी रहेगा, रिएक्शन ही होता है सबसे इम्पॉर्टेंट। और अगर यहाँ पे आप जो इसका पिक्चर भी बनाए तो पिक्चर में भी मार्क्स बहुत अच्छा मिलता है। तो पिक्चर भी बनाने की कोशिश करेंगे आप अपने एग्ज़ाम पेपर में, और इसका वो भी लिखने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, सो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में जो भी बचा हुआ पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो सेकेंड पार्ट इसका आएगा, तो उसमें हम जो लास्ट के अभ्यास क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चंस को हम अच्छे से कवर करेंगे और बहुत अच्छे से आपको उसका आंसर्स भी मैं प्रोवाइड करूँगा। तो आई होप आपको बहुत ही ईजिली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप समझ लेंगे। सो दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों तक भी शेयर जरूर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी मदद मिल सके और वो भी अपने सिलेबस को कर सकें। ओके दोस्तों, तो अगर आप इंग्लिश की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंग्लिश की भी आप अपने तैयार करना चाहते हैं, तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में इंग्लिश के लिए भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, तो आप उसको भी जाके ज़रूर देखें। ओके दोस्तों, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।